हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप रोज का काम रोज कर रहे होंगे और जो है आप घर पे ठीक ठाक भी होंगे। जी हाँ, टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद द 11th इकोनॉमिक्स। द टॉपिक नेम इज परपोजिव सैम्पलिंग। जी हाँ, आज मैं आपके सामने आया हूँ पढ़ाने के लिए क्या परपोजिव सैम्पलिंग। परपोजिव सैम्पलिंग किसी पर्पस को पूरा करने वाली सैम्पलिंग होती है और इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आइए हम लोग स्टडी करते हैं। इट रेफर्स टू दैट मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेड ए चॉइस ऑफ ए सैंपल विच इज इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। जी हाँ, इसमें जो है इन्वेस्टिगेटर एक ऐसे सैंपल का चुनाव करता है। जी हाँ, प्रपोजिव सैंपलिंग में इन्वेस्टिगेटर एक ऐसे सैंपल का चुनाव कर लेता है मेरे बच्चों, जो उसको लगता है, जो उसके ओपिनियन में उसको लगता है कि वो जो सैंपल है वो यूनिवर्स का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। इस प्रकार से इन दिस मेथड सैंपलिंग सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम इज नॉट लेफ्ट टू द चांस फैक्टर। जी हाँ, इसीलिए इसमें अन्य फैक्टर के लिए कोई चांस नहीं होता, क्योंकि जिस चीज को वो अच्छा समझता है, जो उसके ओपिनियन में बेस्ट सैंपल है, वो उसका चुनाव कर लेता है। तो जो बेस्ट बाकी बचे हुए सैंपल होते हैं, उन फैक्टर्स को उसमें चुनाव होने का या सिलेक्शन होने का कोई चांस प्राप्त नहीं होता है। ये एक सिंपल मेथड है जो कि चॉइस पे टिका हुआ है। किसकी चॉइस पर? इन्वेस्टिगेटर की चॉइस पर टिका हुआ है। In this method of sampling, especially suitable when some item of the universe are significant and out of them we can choose a best sample। जी हाँ, ये एक ऐसे सिलेक्शन पर टिका हुआ है जिसमें कि कुछ आइटमें स्पेशल जो है सिग्निफिकेंस रखती हैं और उनको एज ए सैंपल हम चुनाव कर सकते हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि एक टीचर है, उसे क्लास में मॉनिटर का जो है सिलेक्शन करना है। अब वो जानता है कि मॉनिटर एक ऐसा सैंपल होना चाहिए क्लास के लिए, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, एक ऐसा बच्चा होना चाहिए जो कि पूरी क्लास को बेस्ट रिप्रेजेंट कर सके। जी हाँ, वो पढ़ने में भी ठीक होना चाहिए, वो क्लास के डिसिप्लिन को संभालने में भी ठीक होना चाहिए, वो टीचर्स के साथ व्यवहार में भी ठीक होना चाहिए, वो काम के प्रति, टीचर द्वारा दिए गए काम के प्रति डेडिकेशन रखने वाला भी होना चाहिए, और वो ईमानदारी के, ऑनेस्टी के साथ जो है वो सभी कामों को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली ढंग से करने के लिए सक्षम होना चाहिए। इसमें टीचर ही अपनी चॉइस करता है। तो वो जितने भी उसके पास सैंपल्स अच्छे हैं, उनमें किसी एक बच्चे को जो है वो मॉनिटर बना देता है, और जिसे वो समझता है कि उसकी नजर में वो बच्चा इस पूरी क्लास का मॉनिटर बनने के लायक है, वो उसको मॉनिटर बना देता है। इसमें टीचर का पर्सनल बेस इन्वॉल्व होता है सिलेक्शन में, क्योंकि वो बाकी बच्चों को जो है वो छोड़ देता है, और इसमें हाँ, टीचर जो है पक्षपात करता है, क्योंकि उसे बेस्ट उस सैंपल का चुनाव करना है जो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। मेरे बच्चों, एक एग्जांपल और देता हूं। तो क्लास में मॉनिटर का चुनाव जो है वो एक प्रपोजिव सैंपलिंग का जीता जागता उदाहरण है। दूसरा, अगर हम एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन इससे लगाने से पहले हम लोग जितने भी इंडस्ट्री मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनमें से किसी एक के बारे में स्टडी करेंगे। सपोज कीजिए हमने टाटा आयरन एंड स्टील की स्टडी करनी शुरू कर दी। वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कि काफी सालों से एक्सपीरियंस भी है, और जिसके की प्रॉफिट्स के बारे में या हर चीज के बारे में जो है अच्छी तरह पता किया जा सकता है। तो उस टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री को स्टडी करने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आयरन इंडस्ट्री लगानी है या नहीं लगानी है। मतलब इसमें अदर फैक्टर्स को कोई स्थान नहीं है। जो हमें लगता है, हमारी राय में लगता है कि बेस्ट है, हम उसी का चुनाव कर लेते हैं। बेटा, तो प्रपोजिव सैंपलिंग ऐसी सैंपलिंग होती है जिसमें कि इन्वेस्टिगेटर को पूरी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन करने का अधिकार होता है, और इसमें अदर फैक्टर्स जो है वो रह जाते हैं। हाँ, पूरे यूनिवर्स में कुछ सैंपल्स ऐसे सिग्निफिकेंस, ऐसे इंपॉर्टेंस के होते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं कि उनमें से किसी एक सैंपल को अगर चुन लिया जाए तो पूरे यूनिवर्स को जो है अच्छी तरह से देखभाल कर सकता है या उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। अब इस मेथड के पढ़ने वाले हैं हम। पहला मेथड है फ्लेक्सिबल। जी हाँ, ये मेथड फ्लेक्सिबल है। इसमें सैंपल का जो है वो चुनाव इन्वेस्टिगेटर के ओपिनियन के हिसाब से हो जाता है, और वो जब चाहे अपना ओपिनियन चेंज भी कर सकता है। नंबर 2, सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्टडी। जो हमारी स्टडी का पर्पस है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल का चुनाव करते हैं। जो उस पर हमें लगता है कि हमारे ओपिनियन में ये सैंपल उस पर सही रहेगा, उसी का चुनाव हम कर लेते हैं। थर्ड है, ये मेथड कोई कंप्लेक्स टेक्निक से बना हुआ नहीं है, ये मेथड बिल्कुल सिंपल टेक्निक से बना हुआ मेथड है, इसलिए सिंपल टेक्निक है ये मेथड, तो इसको जो है आसानी से जो है वो इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जब किसी एक सैंपल के कुछ मेरिट होते हैं तो वहां साथ डिमेरिट भी होते हैं। जी, जहां पर गुण होते हैं वहां कुछ अवगुण भी जरूर
पाए जाते हैं। इस मेथड का जो इस प्रोपोजिव सैंपलिंग का जो सबसे बड़ा अवगुण है वो ये है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन का पर्सनल बेस जो है उसकी पूरी संभावना रहती है। वो अपने अकॉर्डिंग चॉइस करके जो है अपने सैंपल का चुनाव करता है, इसीलिए पर्सनल बेस की पूरी संभावनाएं यहाँ पाई जाती हैं। और दूसरा जो है, कई बार ऐसी भ्रामक स्थिति या रिजल्ट आ जाते हैं कि सैंपल्स जो है उसको चुनाव करने में भी, जैसे एक इन्वेस्टिगेटर के पास 2 या 3 सैंपल उसको लगता है कि ओपिनियन में अच्छे हैं, उसको किसी एक बेस्ट का चुनाव करना है, तो वहां पर थोड़ा भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और मे बी सैंपल वो ना चुना जिसका चुनाव हो जाना चाहिए वो ना होकर दूसरा चुनाव भी हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोपोजिव सैंपलिंग पर्सनल बेस की सैंपलिंग है। इन्वेस्टिगेटर का पूरा जो है चॉइस, उसका ओपिनियन ही यहाँ पर जो है लगता है, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपनी पर्पस ऑफ स्टडी को पूरा करना है, तो वो उसी सैंपल का चुनाव करेगा जिसमें उसको लगता है कि वो ज्यादा कंफर्ट महसूस करता है। जी हाँ मेरे बच्चों, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्लास मॉनिटर का चुनाव टीचर ही करेगा और टीचर की चॉइस से ही होगा, और क्योंकि उसे लगता है कि जो बच्चा, मुझे लगता है कि इस पूरी क्लास को बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकता है, उसी का चुनाव करने में वो पूरी तरह से अपने ओपिनियन का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें सभी स्टूडेंट्स को बराबर का जो है रैंडम सैंपलिंग की तरह बराबर का मौका नहीं मिलता है।